नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन किस तरह से ये आपको बताते हैं। भाजपा का मिशन 23 पर फोकस है। पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। मिशन 23 में फतह हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगी है। मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। इसके साथ ही भाजपा शराबबंदी के मुद्दे को सियासत का बड़ा मुद्दा मानकर चल रही है। यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर भी भाजपा निगाहें गाड़े बैठी है। सरकार को भाजपा उन वादों को याद दिलाएगी जो उसने घोषणा पत्र पर किए थे। तो एक बार फिर से शराबबंदी का शोर है और किसका जोर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको पक्ष विपक्ष के नेताओं की क्या कुछ उनकी ओर से बयान सामने आया वो सुनवा देते हैं। पार्टी के संभाग प्रभारियों, जिला प्रभारियों, जिला सह प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है। देखिए, अभी एक बड़ा कार्यक्रम हमने तय किया है। 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली। जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर आज अपराध बढ़े हैं, अत्याचार बढ़ा है, जिस प्रकार से महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफी का वादा राज्य सरकार ने किया था, वो वादा पूरा नहीं किया है। महिला स्व सहायता समूह से काम छीनने का काम हुआ है। जिस प्रकार से शराबबंदी का वादा करके वो वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में 11 नवंबर को होना है। उसकी भी तैयारियां हमारी जोर शोर से प्रारंभ हो रही है। आगे भी हम लगातार इन विषयों को लेकर काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का असली कारण है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी प्रदेश अध्यक्ष बदली करती है। अभी तक यदि धर्मलाल कौशिक के टेन्योर को भी मान लें तो 4 प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बदली कर दिया। नेता प्रतिपक्ष पहली बार ऐसा हुआ कि बीच मझधार में उनको हटा दिया गया। प्रभारी बदली कर दिए 2-2। जो हकीकत है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास के खिलाफ में जनता में जबरदस्त जनाक्रोश है। उस जनाक्रोश को कैसे खत्म किया जाए, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। 15 साल के आपके कुशासन भ्रष्टाचार के बाद में प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई है जो लगातार जनता के हित में निर्णय ले रही है, जनता के लिए काम कर रही है, जनता उससे खुश है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो अभी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको अच्छे ढंग से जनता के बीच में क्रियान्वयन करने में सहयोग दे, तो जनता को ऐसा लगे कि कुछ सकारात्मक कार्य भाजपा कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 15 साल के सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है बराबर। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से आपने बयान सुने। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन महज दिखावे की सियासत कर रहा है और कौन जनता के लिए सियासत कर रहा है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों को मेरी ओर से जय जोहार। चर्चा की शुरुआत धनंजय जी आप ही से कि भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम कवायद और आंदोलन आप लोगों को बेसिर पैर नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुक्ला जी तो यही कह रहे थे सिर्फ जनता के बीच में जाने के लिए ये मूवमेंट हो रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर विवेक जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता जाने के बाद जो आज बैठक कर रही है कि 2023 में चुनाव में जाना है उनको, और एक ख्वाब पाली हुई कि जनता को भरमाएंगे, तो भाई सवाल तो यही उठता है ना। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको अवसर दिया था। 15 साल में ये हर साल कोई ना कोई वादा करके चुनाव में आते थे। जब 2003 में इन्होंने वादा किया था कि 12वीं पास युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 15 साल सत्ता में रहे, भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई काम नहीं की। इन्होंने वादा किया था प्रदेश के आदिवासियों के साथ कि अगर उनकी सरकार बनती है
तो 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय उनको देंगे, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। 15 साल में उस पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इन्होंने भी छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किया था कि 2100 रुपए धान की कीमत देंगे और 300 रुपए बोनस देंगे। ना तो 2100 रुपए धान की कीमत दिए, ना 300 रुपए बोनस दिए। युवाओं को रोजगार देना दूर की बात है। 15 साल के शासन के दौरान रमन सिंह की सरकार ने युवाओं के रोजगार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार तो इसमें चर्चा पे नहीं आया 15 साल में। 15 साल तक के दीनदयाल उपाध्याय की कथा सुनते रहे हैं। तो जनता तो आज पूछना चाहती है ना कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव की तैयारी करी तो उसका एजेंडा क्या है। और जिनका चरित्र कमीशन खोरी का रहा हो, भ्रष्टाचार करने का रहा हो, जिनके एजेंडे में, जिसके लिस्ट में अगर किसान, युवा, महिलाएं ना हो, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी अगर बैठक कर रही है तो फिजूल की कवायद है। क्योंकि केंद्र में बैठी इनकी सरकार है, जो महंगाई के लिए जिम्मेदार है, जो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, जो गिरती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, जिसके सरकार में आज स्थिति यह है कि दूध पर जीएसटी लिया जा रहा है, दूध के साथ साथ पराठा पर 18% जीएसटी लिया जा रहा है, 5% पराठा पर लिया जा रहा है, रोटी पर जीएसटी है, सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, दाल लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, दवाइयों पे 30% की ज्यादा कीमत हो गई है। कांग्रेस सरकार में 410 का सिलेंडर मिलता था, 1170 रुपए मिलता है। तो कार्यकर्ताओं को पहले इसके बारे में तो बता लेना, समझ में आ जाता है कि जनता को भरमाया नहीं जा सकता है। जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। 15 साल में रमन सिंह ने काम नहीं किया, 8 साल में नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया है, और हमारी सरकार तो लगातार काम कर रही है। तो फिजूल की कवायद तो भारतीय जनता पार्टी का आज तो आप लोग खूब खुशी भी मना रहे हैं भूपेश बघेल जी को जो सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक जी, आपकी पार्टी महिला मोर्चा के जरिए 11 नवंबर से शराबबंदी पर ये जो आप लोग मोर्चा खोलने जा रहे हैं, हालांकि अभी हमने देखा था किस तरह से आप लोग तमाम 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले थे गंगा जल लेकर और उन विधायकों को भी घेराबंदी करते। पर मेरा सीधा सवाल केवल और केवल यही है कि शराबबंदी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अस्त्र बन गया है? क्योंकि भूपेश बघेल जी भी इस पर कुछ मना नहीं कर पाते, तो कि बीजेपी का ये अचूक हथियार है? देखिए, केवल शराबबंदी नहीं विवेक जी, बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार ने 4 साल में इतने सारे मुद्दे दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर फील्ड में तैयार हो जाए। किसके लिए दिए? मतलब माइलेज वाले मुद्दे हैं कि कौन से वाले? बीजेपी के लिए नहीं, हमारे प्लस के मुद्दे हैं, सकारात्मक काम हमने किया है। ठीक 15 साल तक विकास की गंगा बहाई है, ये पूरी दुनिया देख रही है। आज भी आप देख लीजिए, गांव में कई गांव ऐसे हैं जहां इनके लिए कोई काम बचा ही नहीं है, और जिन गांवों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में काम बचा है, वहां इन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया। 4 साल हो गए विवेक जी, 4 साल में कहीं कोई काम करते हुए ये सरकार नहीं दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केवल काम 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 की बात होती थी, लोगों के उत्थान की बात होती थी जी, शिक्षा की बात होती थी, स्वास्थ्य की बात होती थी। और आज 4 साल में स्थिति ये आ गई है कि लूटपाट, अराजकता और राहजनी, नकबजनी, न जाने कितने प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। रायपुर जो राजधानी है, ये तो रायपुर न होकर चाकूपुर कहलाने लग गया है। आम जनता की भाषा में अगर बात करूं तो आज लोग असुरक्षित हैं। सामने दिवाली का पर्व है, लोग अभी डर रहे हैं कि दिवाली के समय न जाने असामाजिक तत्वों का किस प्रकार से उनकी गतिविधि रहेगी। पुलिस की तरफ से अभी तक दिवाली के पूर्व क्या हमें एहतियात बरतना चाहिए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जी। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शराबबंदी का मुद्दा तो इसलिए है कि इन्होंने गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन 4 साल में आप इस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए हैं। आप आगे बढ़िए, आऊंगा। आपको जनता का समर्थन मिलेगा जी, आपको विपक्ष का समर्थन मिलेगा। ठीक है। अनिरुद्ध जी, अब 4 साल बनाम 15 साल की चर्चा, खैर पहले तो हम तो 2 साल बनाम 15 साल भी सुनते थे, लेकिन
अब 4 साल बनाम 15 साल हो रहे हैं। मेरा सीधा सवाल यही है, जो बात आदरणीय बजाज साहब कह रहे हो या जो बात आदरणीय ठाकुर साहब कह रहे हो कि इनके समय में ऐसा था, बजाज साहब तो ये कह रहे हैं कि राजधानी एकदम सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, लोग डर रहे हैं। क्या डर रहे हैं लोग बाग दीपावली से पहले? देखिए क्या है कि कहीं कहीं पे रायपुर शहर को लगता तो है कि अपराधों पे नियंत्रण जैसा हो पाना चाहिए, वैसा हो नहीं पा रहा है। मतलब एक कि कुछ समय पहले जो है एक लड़की ने सीधे सीधे एक मूक बधिर का यहाँ पे मर्डर कर दिया रायपुर शहर में, और 20 शहर की बात है। ऐसी कुछ घटनाएं तो हुई है, लेकिन फिर भी देखिए सुधार लाने की गुंजाइश हर जगह होती है। तो अभी बीच में जो है एक सामंजस्य बैठाते हुए रायपुर एसपी और रायपुर कलेक्टर इन लोगों ने कभी बैठकों का दौर चलाया ताकि यहाँ पे जो सारी चीजें थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो सके और लोगों में डर और भय पैदा हो। अब ये कब हो पाएगा ये देखने की बात है। और जहां तक की ये बात है तो सबसे ज्यादा जो क्राइम का जो रिकॉर्ड जो है मतलब नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी उपमा देती है कि छत्तीसगढ़ अब अपराध का गढ़ बन रहा है, क्या ऐसी स्थिति है छत्तीसगढ़ में? मतलब अगर मैं केवल रायपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि रायपुर से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए रायपुर में निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ जो है बढ़ते हुए तो दिख रहा है। मतलब यहाँ पे नशीली दवाओं का कारोबार, फिर चाकूबाजी की घटनाएं, बीच में तो चाकूबाजी की घटनाओं का कीर्तिमान भी हो गया। लेकिन इसमें एक देखिए बहुत बारीक सी बात है, सीधे सीधे हम किसी एक पर्सन को हम आरोपित इसलिए नहीं कर सकते कि मतलब है कि जो मैक्सिमम जो यहाँ पे क्रिमिनल पकड़ाते हैं तो ये जो प्रॉपर जो है पुराने जो छत्तीसगढ़ के वासी या रायपुर के वासी नहीं निकलते, वो बाहर के निकलते हैं। तो अब इसमें ये भी देखने की बात रही होगी कि रायपुर में इस तरीके से जो है बाहरी के लोगों का जो आना हुआ, मेरा कहने का यह आशय बिल्कुल नहीं है कि हर बाहरी गलत होता है। बहुत वेल एजुकेटेड लोग बाहरी मतलब क्या, छत्तीसगढ़ से बाहर के कि रायपुर से बाहर के? देखिए छत्तीसगढ़ के बाहर के मैक्सिमम लोग रोजी रोटी कमाने के नाम पर आ रहे हैं और आना चाहिए। एक शहर से यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे जो आपराधिक तत्वों का भी उसमें समावेश हो गया। जब पकड़े जाते हैं पूछताछ होती है और ये सब बातें निकल के आती है। खास करके जो है मतलब ठगी का जो हो रहा है, साइबर ठगी के मामले हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ का तो कोई नहीं निकलता उसमें एक भी। छत्तीसगढ़ का कोई नहीं, पता लगा वो कहीं में उत्तर प्रदेश का है तो बंगाल का है तो बिहार का है। तो मतलब इस तरीके के जो आ रहे हैं तो ठीक है कि उंगलियां तो उठती है, लेकिन जो कुछ ज्यादा जो है निशाने पे जो लिया जा रहा है तो उससे बाहरी तत्वों का समावेश ज्यादा है। बिल्कुल। और मैंने एक बड़ी अच्छी पहल देखी थी छत्तीसगढ़ पुलिस की, जिसे हमें सराहना करनी होगी, कि सीमावर्ती जिलों में जो लोग अपना सामान बेचने भी आते थे, चाहे वो उड़ीसा के हों, झारखंड के हों, तो बाकायदा उनकी न केवल रजिस्टर में एंट्री करवाई गई, बल्कि साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा गया था कि आप लोग क्या बेचते हैं, वो सामान की भी बाकायदा जांच हुई थी। तो ये भी कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमने देखा है महासमुंद से जितनी बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ाया जाता है तो भी पुलिस सख्ती बरत रही है, तभी कहीं ना कहीं पकड़ाया जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम मुद्दे पर लौटते हैं। ठाकुर साहब, बजाज साहब का सीधा तौर पर यह कहना है कि आप लोग योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर रहे सर, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस राह पे चल रही थी वहां से भूपेश बघेल जी की सरकार कहीं ना कहीं डिरेल है, ये अशोक बजाज जी यानी उनकी पार्टी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास के मापदंड क्या थे समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास के मापदंड था कमीशन खोरी करना, भ्रष्टाचार करना। आप देखेंगे यही वो छत्तीसगढ़ है जहां 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार रही है, और इस 15 साल के दौरान आप देखेंगे 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का एवरेज नहीं आता है। छत्तीसगढ़ तो वही है, किसान भी वही है, खेती की जमीन भी वही है। हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ बनी, हमने जब धान की कीमत 2501 मुश्त दिया, तो आज देखेंगे 26 लाख से ऊपर किसान धान बेचने पंजीकृत हुए हैं। धान पैदावार के हेक्टेयर में 5 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ा है, और धान की खरीदी हम अब 4 साल का ही रिकॉर्ड देखते हैं तो प्रतिवर्ष 85 लाख मीट्रिक टन से ऊपर आता है। तो विकास के मापदंड क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी सी बिल्डिंग बनाने को विकास मानती है? छत्तीसगढ़ का किसान उस दौरान आत्महत्या कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग कमीशन खोरी में मस्त थे। आज छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे किसान खुशहाल हुआ है, तभी तो ना, जहां केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के चलते जहां देश भर में आर्थिक मंदी है,
छत्तीसगढ़ उस आर्थिक मंदी से दूर है। हाँ। क्योंकि किसान के जेब में हमने जब पैसा मैं डाला एक तो पैसा बयान रोलिंग सुन रहा था, व्यापारियों के पास पहुंचा, रमन सिंह मार्केट जी में ये पहुंचा, कह रहे ट्रैक्टर से थे, काम चल रहा है। जी रमन सिंह जी ये कह रहे थे राजनांदगांव में कि मैं चुनाव मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, बोले वो जनता वर्सेस कांग्रेस होगा। तो ऐसी स्थिति बन रही है क्या छत्तीसगढ़ में? ये रमन सिंह जी का बयान था। देखिए, कांग्रेस की सरकार जनता मिलकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष जो 14 सीट में, मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से भाजपा नेताओं का चरित्र छत्तीसगढ़ विरोधी हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ कला संस्कृति की हम बात कर ले, परंपरा की बात कर ले, खेलकूद के आयोजन की बात कर ले, रहन सहन की बात कर ले, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 सीट में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि जनता में इसके खिलाफ भारी आक्रोश है। और इस आक्रोश का अभी आपने देखा होगा कि रमन सिंह के बयान में राजनांदगांव में जब वो जन्मदिन में गए थे तो वो कहते हैं कि उनको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये पार्टी तय करेगा। ये हार भारतीय जनता पार्टी के जो तही में करारी उनको दिख रही है, इसलिए रमन सिंह जी ये बात करते हैं। क्योंकि ये तो कभी काम किए नहीं ना, इनका मूल एजेंडा कमीशन खोरी करना था। मैं तो बताया ना, आज किसान खुशहाल हुए इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार शर्तें लगाती है। आज छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे गोधन न्याय योजना, हमारी सरकार बनी तो हमने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। गोठान जैसे शब्द आपने 15 साल नहीं सुना होगा छत्तीसगढ़ में। आज भाजपा नेता बोलते हैं ना गोठान में काम नहीं हो रहा है, ये गोठान शब्द आया कहां से? हमने बनाया गोठान तब आया ना तब। और ये तो अनुदान खाते थे भाजपा नेता। आप 15 साल सत्ता में रहे, कभी कौशल्या माता मंदिर का जिक्र आपने कभी इसी डिबेट में नहीं हुआ होगा। मैं भी कई डिबेट में बैठा हूं, आज तक 15 साल में मैंने कभी कौशल्या माता मंदिर के नाम से डिबेट नहीं किया, रामगढ़ वन पथ के नाम से डिबेट नहीं किया। हमारी सरकार बनने के बाद आपके ही चैनल में राम वन पथ पर और कौशल्या माता, मैं समझता हूं कि दर्जनों से ज्यादा डिबेट हो चुका है। ये क्या हुआ? क्योंकि हमारी सरकार ने उसमें काम किया है। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में थी 15 साल में 3000 स्कूलों को बंद किया है। हमारी सरकार ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की है, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में हर घर में चर्चा होती है, हर पालक चाहता है कि उसके बच्चे आत्मानंद स्कूल पढ़े। ये चर्चा हो रही ना, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है। अशोक जी से पूछ लेता हूं, बात कर लो, अशोक जी किस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान विकास को? अशोक जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार चलानी थी उस समय विकास के कार्य नहीं किए, अब चुन चुन के ऐसी चीजों को ढूंढा जा रहा है जहां से विकास को अवरुद्ध किया जा सके। ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनके तमाम बड़े नेता या तमाम प्रवक्ता इस बात को मजबूती के साथ कह रहे हैं। देखिए पांडे जी, विकास दिख रहा है, विकास दिखने का जो चश्मा है वो इनके पास नहीं है। ये चश्मा के नंबर बदलें और जाएं देखें कि विकास कितना हुआ है। विकास किसी छुपा नहीं है, कोई छुपा के विकास हुआ नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन कांग्रेस ने बता दीजिए ना, ये बताते हैं कि 4 विकास का नाम बता दीजिए। आप बता दीजिए कि महिलाओं के लिए निर्मला घाट कहाँ बना? मुक्ति धाम, पंचायत भवन, शाला भवन, आंगनबाड़ी भवन, मनोरंजन भवन, रंगमंच, कहाँ बना है? सड़कें, 12 मासी सड़कों का निर्माण, पहुंच मार्ग, ये बनाया किसने बनाया? कहाँ बना है? और आज ये गौठान की बात कर रहे जी, कहाँ बने? अरे भैया, गौठान के लिए एक बार सुन आपके पास क्या योजना है जनता के सामने रखिए। ये क्या आपने कोई योजना बनाई है? क्या बजट बनाया है? धान खरीदी की बात आप कर रहे हैं। धान खरीदी 4 लाख मीट्रिक टन से हमने 80 लाख मीट्रिक टन लाया। और आप ये बताइए कि 4 साल में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने धान का उत्पादन बढ़े, किसानों को प्रोत्साहन मिले, 15 साल में लगातार प्रयास किया। किसानों को कृषि के कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, तब जाके आज कृषि उत्पादन बढ़ा है, तब ये खरीदी बढ़ रही है। इसमें कांग्रेस का क्या योगदान है और इस सरकार का क्या योगदान है, मुझे समझ नहीं आता है। मैं जवाब दूंगा विवेक जी। हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे जवाब लूंगा सर। अनिरुद्ध जी का रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, एक चीज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो एक खास छत्तीसगढ़िया वाला नेता होता है। अजीत जोगी में कभी वो छवि लोग देखते थे, वो जब भी जहां भी जाते थे, चाहे महासमुंद जाए किसी भी जिले में, तो छत्तीसगढ़िया में ही वोकल रहते थे, बातचीत करते थे। भूपेश बघेल जी के ऊपर जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, तमाम एजेंसियां मैं देख रहा हूं रायपुर पहुंचती हैं, फिर पता चलता है मुंबई की बहुत बड़ी एजेंसी है वो अपने व्यय पे रायपुर आई,
और उसने सर्वे किया। ये बात किसी व्यक्ति के महिमांडन की नहीं है। मैं इस बात को केवल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आम छत्तीसगढ़िया को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए क्या ये सरकार काम कर रही है, या फिर ये जो योजनाएं हैं ये पूर्व के आधारित ही चल रही थी? ये मेरा एक अहम सवाल रहेगा सर, क्योंकि बहुत चर्चा हम लोग करते हैं लेकिन इस तरह का विषय कई बार छूट जाता है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जोगी जी की बड़ी पब्लिक में एक पैठ थी। वो जोगी जी जो थे अपने बीच के नेता लगते थे, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी भाषा में संवाद करते थे और बहुत अच्छी तरह करते थे। भूपेश बघेल जी में एक अलग तरह की क्वालिटी है। देखिए क्या है, वो माटी पुत्र रहे, उन्होंने खेती किसानी भी की है, मतलब सीधा उनका सरोकार रहा, ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। और फिर उनका परिवार का फैमिली बैकग्राउंड ही वही रहा, उनके पिताजी भी कृषक थे। और दूसरी बात क्या है कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति हो या फिर जो भी मतलब जो भी गहराई से समझने वाला एक व्यक्ति है तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल है। और उनका नारा ही था, नरवा गरवा गुरवा भारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। तो वही अपने मिशन को लेके ये अच्छा है कि वो आगे बढ़े, लेकिन ये है कि और भी बहुत व्यापक रूप से बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत होती है राजनीति में। तो हो सकता है कि उधर भी अभी 1 साल का समय है और उनका कदम बढ़े सरकार का, बहुत कुछ नई चीज हमको जानने और देखने मिले, क्योंकि 2 साल जो है कोरोना का भी निकला। हाँ। उससे सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, हाँ, देश का हर स्टेट प्रभावित हुआ। जी जी। तो इसलिए जो है एकदम हम बिल्कुल समीक्षा, अगर कहीं समीक्षा भी करें, हाँ, तो तुरंत में हम कोई इसमें समीक्षा नहीं कर सकते। एक अंतिम सवाल रहेगा बिल्कुल संक्षिप्त में, नजर आती है कि वो एक अपना जी एक अंतिम सवाल रहेगा कि क्या वर्तमान भूपेश बघेल सरकार अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है, छत्तीसगढ़ी वाली, केवल छत्तीसगढ़ी वाली? देखिए पैठ तो बनाई है। अब जैसे धनंजय जी बात कर रहे थे अपना वो जो है कौशल्या माता के मंदिर की, मैं इसको कई डिबेट में इस बात को मैं कह चुका हूं कि जो झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस जी, जो रायपुर के 7 बार सांसद भी रहे, उनके भाई श्याम बैस जी और एक इतिहासकार मन्नू लाल यादव जी, उन लोगों ने रिसर्च किया। उस समय उनकी गवर्नमेंट जो थी उसका फायदा नहीं ले पाई, उसका फायदा ये लोग ले गए, मतलब कांग्रेस की सरकार ले गई। चलिए फायदा शब्द हटा दे, क्योंकि माता कौशल्या बहुत बड़ा नाम, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हर कोई उनको प्रणाम करता है। तो ये सब समझने की बातें हैं। तो ये ऐसे और भी मुद्दे हैं जिससे क्या है कि लोगों के बीच में उनके मनोमस्तिष्क में पैठ बनाने में मदद मिली। बिल्कुल। धनंजय जी, गौठान पर सवाल खड़े किए हैं बजाज साहब ने, आप जवाब दे सकते हैं। मैंने पहले कहा ना, आज गौठान पर भाजपा नेता सवाल पूछ रहे हैं, हमने गौठान बनाया है तभी पूछ रहे हैं ना। उस गौठान के माध्यम से पूरे प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर जमीन रिजर्व हो चुका है। जो रमन सरकार के दौरान जो पशुधन के चारागाह था उस पर भी कब्जा कर लिया गया था। दूसरी बात, अशोक बजाज जी का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और किसान नेता भी कहलाते हैं। अशोक बजाज जी से एक निवेदन है, इस तरह के किसानी के मामले में झूठ ना बोला करें। आपकी सरकार ने कभी 80 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीदा। अशोक बजाज जी आंकड़े उठा लीजिएगा, आप मेरे राजनीति में जूनियर है, मैं उस बात की कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। 12 लाख किसान पंजीकृत होते थे आपके सरकार के दौरान में और 6.5 से 7 लाख की धान खरीदी होती थी। उसका एवरेज मैंने बताया 50 लाख मीट्रिक टन का, और मैं सरकारी रिकॉर्ड आपको बता दूंगा तो 62 लाख आखिरी बार आपने धान की खरीदी किया था मीट्रिक टन का। तो ऐसा झूठ मत बोलिए, पूरा प्रदेश का किसान जानता है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को। और हम तो दावे के साथ कह रहे हैं ना, फिगर है 26 लाख किसान आज धान बेच रहे हैं, क्योंकि हमने कृषि क्षेत्र को उन्नतशील बनाया है और लाभकारी बनाया है। आप तो 15 साल सत्ता में थे, क्यों 7 लाख किसान लोग धान बेचते थे? क्यों उस दौरान किसान धान बेचने मजबूर हुआ करते थे? 2018-19 में कितना धान खरीदा? 2018-19 में हमने धान खरीदा 2500 की कीमत पर। आपने कहां खरीदा? हमने खरीदा, आपने खरीदी नहीं थी। हमारी सरकार बनी, 2500 की कीमत हमने खरीदी हो गई, मिट्टी का हमने खरीदा है। सरकार सरकार ने तो किसानों से धान खरीदना नहीं चाहती, आधी से ज्यादा किसान कहता है। ऐसा झूठ ना बोले, किसान आपको देख रहे हैं। कभी धान नहीं खरीदा है। 17 नवंबर और 1 दिसंबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा यही थी, बात तो हम शराबबंदी की कर रहे थे, लेकिन कैसे हो सकता है कि अन्य मुद्दे चूक जाए? भाजपा और कांग्रेस के पास दोनों के लिए एक दूसरे के खिलाफ कई सारे मुद्दे रहते हैं। जनता में किस तरह से दोनों पैठ बनाएंगे ये देखना अहम होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।